वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि डेली 9 बजे आप लोगों का टेस्ट आता है और अभी तक टोटल आई थिंक 35 टेस्ट हो चुके हैं। इसके पहले आप लोगों ने वो टेस्ट नहीं दिया हो तो ज़रूर दे दिए, या आपके आने वाले एग्ज़ाम्स नेवी, एमआर, एसएसआर, ग्रुप वाई, कोस्ट गार्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है जो कि डेली 9 बजे आती है। इसके बाहर से शायद ही कोई क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा और आपको यहाँ 4 से 5 बुक से प्रैक्टिस करा दी जाती है, जो कि आपके पास केवल घर में एक बुक होगा तो 3-4 बुक से प्रैक्टिस कर लेना एंड इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट। यह आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा एंड डिफरेंट क्वेश्चंस को करने में मदद मिलेगा और आपको लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हो जाएगा, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से एंड एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी बहुत ज़रूरी है। यदि आप एग्ज़ाम्स क्वालिफाई रियल में करना चाहते हैं तो यदि आप घर वालों को दिखाने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम क्या कोई भी पढ़ाई नहीं हो पाती है वैसे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें 25 जीके के क्वेश्चंस होंगे। एकदम आपके एग्ज़ाम बेस्ड पे क्वेश्चंस होगा, ना ज़्यादा हाई लेवल ना ज़्यादा लो लेवल। एकदम आपके एग्ज़ाम्स में जैसा पूछा जाता है उसी टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। और आपसे एक विनम्र अनुमति ये है कि जो भी विनम्र है कि 35 टेस्ट पे जो हो चुके हैं इसके पहले, उसमें यदि आपने जो भी मिस किया हो तो उसे ज़रूर दे दीजिएगा। 10-12 मिनट दे देने से आपको कुछ दिक्कत तो होगा नहीं। 10-12-15 मिनट का टेस्ट होता है अधिकतर, तो वो टेस्ट ज़रूर आप लोग दे दीजिएगा नहीं दिया है तो। उसके पहले भी देखिए मैंने 70 सेट्स ऑलरेडी कराया है। कितना? 70 सेट, जिसमें जीके एंड साइंस जो दोनों हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए रामबाण है वहाँ से, और ये टेस्ट करके जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स में कोई क्वेश्चंस मिस नहीं होने वाला है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर यहाँ पर आपको दिया हुआ है नीचे 8420867425, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका नाम है जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील निम्न में से कौन सी है? तो पूछा क्या गया कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बालखस झील, बहकाल झील, कैस्पियन सागर, अरब सागर। तो आपसे एशिया महाद्वीप पूछा है तो सबसे क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट महाद्वीप कौन सा है, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस कर लिया। हो सकता है यहाँ तीनों में से कोई एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ जाए, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चंस कर लेता हूँ, जो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने पहले भी कोई टेस्ट में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, नई दिल्ली में, भोपाल में या लखनऊ में? तो क्या पूछा गया, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यदि आपने थोड़ा सा टेस्ट दिया हो, पहले का भी टेस्ट शायद मैंने ये क्वेश्चन कराया है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो एकदम सही जवाब होगा हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह चित्रकला का प्रेमी था? यानी आर्ट का, चित्रकला का प्रेमी कौन सा बादशाह था? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं या अकबर? तो देखिए हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। मैंने पहले भी क्वेश्चन कभी पूछा था आपसे। गुलबदन बेगम हुमायूं की कौन थी? गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी, ये याद है। अकबर नामा की रचना किसने की थी? मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि अकबर नामा की रचना किसने की थी। तो चलिए जो फिलहाल क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? कौन सा मुगल बादशाह चित्रकला का प्रेमी था? तो इसका एकदम जहांगीर जो था वह चित्रकला का प्रेमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? तो वायुमंडल की परतें हैं, 4-5 परतें हैं, उनके बारे में मैंने डिटेल्स में पढ़ा दिया है। 6 मिनट का वीडियो है, यदि आप देख लेते हैं तो इसके बाद आपको वायुमंडल की परतों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
तो वह वीडियो आपको कैसे देखना है, जीके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में आपको वह वीडियो मिल जाएगी, तो ज़रूर देख के जाइएगा। आपके एग्जाम्स में 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है बरहा मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल। तो मौसम संबंधी वायुमंडल की किस परत में घटनाएं होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब क्या होना चाहिए, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी वायुमंडल की घटनाएं होती है, मौसमी घटनाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। रफ़ी अहमद किदवई, अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबजी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। मुस्लिम नहीं, सिर्फ आप बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। 2 क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोनों का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बदरुद्दीन तैयबजी, जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देवदास का नाम तो सुना होगा, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है। तो उपन्यास टाइप से भी कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलता है। शरद चंद्र चटर्जी, अमृता प्रीतम, R.K. नारायण, जयशंकर प्रसाद। तो आपसे एक क्वेश्चन है कामायनी, कामायनी का मैंने आपको पहले भी बताया, कामायनी के लेखक कौन है यह मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कामायनी का बताइए। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए जो होमवर्क है। फिलहाल आप जो क्वेश्चन दिया वो देखिए, पंचतंत्र के लेखक कौन है। ये दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपसे चाहिए, ठीक है। जो आंसर क्वेश्चंस करते रहता हूँ उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग थोड़ा टाइप जाके करते रहिए। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब क्या होगा, आपको पता है देवदास जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है। तो उनके लेखक है शरद चंद्र चटर्जी, जो लिखे थे कौन, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है, शरद चंद्र चटर्जी। याद रखिएगा। एक तरीके से मैं दास, जो देखिए देव में दास आता है तो दास समझिए, बंगाली लोग को दास टाइटल है अधिकतर बंगाली का। ये दास, सुब्रमण्यम दास, कौन सा दास होते हैं। तो चटर्जी भी एक बंगाली का टाइटल है। इस तरीके से भी आप आंसर तक जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नटकटैया मेला कहाँ लगता है। वाराणसी में, सीतापुरी में, मथुरा में, आगरा में। यदि आप कोई भी स्टेट्स में इनमें से हैं, यदि आपके स्टेट्स में यह मेला होता है तो आपको ज़रूर पता होगा। तो ये आपके लिए बोनस हो जाएगा यदि आप यहाँ पर से है, और जिसको नहीं पता तो उसको नहीं पता। तो नटकटैया जो है वाराणसी में मेला लगता है। कहाँ पर, वाराणसी, मेला कहाँ लगता है, वाराणसी में लगता है नटकटैया, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकादमी अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध जो ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। अकादमी अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। सिनेमा, खेल, साहित्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा अकादमिक अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत भली बात आपको पता है। तो यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है और यह अकादमी अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध है। ऑस्कर जो अवार्ड है उसको एकेडमिक अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, या एकेडमी अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपकी एग्जाम्स में पूछे जाने की अधिक संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है। भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है। प्राथमिक सेंटर, द्वितीयक सेंटर, तृतीयक सेंटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या जो है सर्वाधिक है। प्राथमिक सेक्टर में, द्वितीयक सेंटर में, तृतीयक सेंटर में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए प्राथमिक सेक्टर में भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है। तो प्राथमिक सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अजंता की चित्रकारी में किसकी कथा चित्रित है। तो अजंता की चित्रकारी में किसकी कथा चित्रित है। महाभारत, रामायण, जातक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अजंता की चित्रकारी में किसकी कथा चित्रित है।
तो यह जातक की कथाएं हैं। किसकी? जातक की कथाएं अजंता की चित्रकारी में चिन्हित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? जापान में, सिंगापुर में, रंगून में, बर्मा में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से याद रखिएगा। और कब किया था आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना? सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था? याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहाँ पर है? कटक। कटक में उनका घर था सुभाष चंद्र बोस का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कटक किस महापुरुष से संबंधित है? तो क्या कीजिएगा, यदि मैंने नहीं बताया, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो क्या कीजिएगा, छोड़ के ना आइएगा। याद रखिए, कटक किससे संबंधित है यदि पूछा जाए तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो सिंगापुर में की थी। कहाँ पर? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था? निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थानी पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था? 1956 में, 1951 में, 1959 में या फिर 1948 ईस्वी में? तो राजस्थान पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ जो हुआ था 1959 ईस्वी में हुआ था। याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1959 ईस्वी में राजस्थानी पंचायत राज प्रणाली की शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रथ यात्रा महोत्सव कहाँ आयोजन होता है? तो रथ यात्रा का महोत्सव पुरी, हरिद्वार, द्वारिका या फिर उज्जैन? तो याद रखिए, उज्जैन किस नदी के किनारे है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। फिलहाल देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर ही होता है? तो यह पुरी में होता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होता है कहाँ पर ही? पुरी। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में है पुरी। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? पुरी। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है? राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री? तो आपका होमवर्क क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसे एक होमवर्क क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि मुख्यमंत्री की यानी सीएम की नियुक्ति कौन करता है? मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एंड राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? यह भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 2 क्वेश्चन और आपके होमवर्क क्वेश्चंस में इंक्लूड कर लीजिए। तो आपको लगता होगा कि 20 क्वेश्चंस का 25 क्वेश्चंस करवा रहा हूं, पर यहाँ 15-20 क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी दे देता हूं। जो होमवर्क देता हूं वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब देखिए। तो राज्यपाल जो है मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और ये सारे टेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये मत सोचिए कि आपको बस टेस्ट दे रहे हैं, आपका कैपेबिलिटी चेक कर रहे हैं। आपको लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवा दे रहे हैं कि आपके एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन छूटे ना। एंड आप ये ना बोल सके कि मैंने यह क्वेश्चंस नहीं कराया है। जो डेली क्लासेस करता है उसको पता चल जाएगा, कहीं भी कोई भी कहीं भी टेस्ट दे तो आपको ये सब क्वेश्चंस कॉमन मिलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में दिसलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो उत्तर प्रदेश में दिसलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर, बरेली, सहारनपुर। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देखिए जो नेवी, एमआर, एसएसआर एंड ग्रुप वाई पे बेस्ड होगा, उसके सारे जीके के क्वेश्चन जो मैंने करवाया है उससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यही इम्पोर्टेंस है टेस्ट का। तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश में दिसलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। क्या है? बरेली प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में किस चीज़ का? दियसलाई का, यानी सलाई। सलाई तो जानते होंगे ना आप लोग, सलाई जलाते हैं घर में, दियसलाई, सलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल तीर अंदाजी है? तो तीर अंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल। तो तीर अंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? याद रखिएगा। आप बताइए क्वेश्चन बॉक्स में। कबड्डी, कबड्डी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कौन? कबड्डी। कबड्डी का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो देखिए, राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी किस देश का है? तो इसका एकदम सही जवाब आपको यदि नहीं भी पता हो तो चलिए जान लीजिए। राष्ट्रीय तीरंदाजी जो है
वो भूटान का राष्ट्रीय खेल है। याद रखिएगा किसका, भूटान का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? सेबी, रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या फिर यूटीआई? तो याद रखिए यूटीआई का नाम बदलकर 2007 में एक्सिस बैंक कर दिया गया था। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सिस बैंक किया था 2007 में इसका नाम बदलकर। फिलहाल इस क्वेश्चन का क्या आप सही जवाब दे सकते हैं? दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब है सेबी, SEBI। SEBI का आपके एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी स्थापना कब हुई थी एंड इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि सेबी से 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जो कि है एक आपका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, सेबी का फुल फॉर्म बता दीजिए, और दूसरा इसका स्थापना इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था ये बता दीजिए। तो ये दोनों आप यदि मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो मुझे भी खुशी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई, 28 मार्च, 29 अगस्त, 12 जनवरी? तो याद रखिए खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। एंड मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के मशहूर खिलाड़ी थे, मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस भी इसी समय पड़ता है 29 अगस्त को। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर। किसके जन्म दिवस के अवसर पर? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर। इनका जन्म कब हुआ था किसी को पता? 1862 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और 1893 ईस्वी में इन्होंने शिकागो में एक स्पीच दिया था। किसने? शिकागो स्पीच बहुत फेमस है, जो कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे होमवर्क क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक रियल नेम क्या है? स्वामी विवेकानंद का रियल नेम क्या आपको पता है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि किसकी रचना है? तो प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि किसकी रचना है? यदि आपको यह क्वेश्चन नहीं आता है, चुल्लू पर पानी में डूब मरिए, क्योंकि यह क्वेश्चन मैंने अभी तक कितनी बार करवा दिया है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको यह क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद या महादेवी वर्मा? तो याद रखिए इसका एकदम सही जवाब क्या होना चाहिए। प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक का नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला का नाम सुने हैं? अमार सोनार बांग्ला, तो यह इसके लेखक कौन है? अमार सोनार बांग्ला के लेखक है कौन है? अपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी है अमार सोनार बांग्ला के लेखक। और ये जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। कहाँ का? बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग है ये। कहाँ का? बांग्लादेश का, जो कि गीतांजलि के लेखक ही गाए थे, जिसका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। बंकिम चंद्र चटर्जी से याद रखिए वंदे मातरम का लेखक है कौन? वंदे मातरम के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम की अवधि कितनी होती है? यानी कि 65 सेकेंड होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है, तो राष्ट्रीय गान की अवधि होती है 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान एंड गीत में डिफरेंस होता है, ये भी याद रखिए। राष्ट्रीय गान जन गण मन है, राष्ट्रीय गान और गीत में डिफरेंस है। ये कभी कभार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी, तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर होता है। एंड राष्ट्रीय गीत पूछे जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी। डोंट कंफ्यूज, दोनों ऑप्शन आपके एग्जाम्स में दिया जाएगा। नेशनल गीत और गान में काफ़ी डिफरेंस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तंजौर में, मैसूर में, मथुरा में, वृंदावन में? इफ़ आपको थोड़ा क्वेश्चन हिजी लग रहा होगा तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन से एक बार और सुनाता हूँ। वृंदावन गार्डन का आप लोगों ने नाम पहली बार सुना है शायद। तो तंजौर, मैसूर, मथुरा या वृंदावन में कहाँ स्थित है? तो इसका एकदम सही जवाब क्या होगा? वृंदावन गार्डन आपका मैसूर में स्थित है। याद रखिए वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है?
तो विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? यूएसए, चीन, भारत, रूस। तो विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? क्या आपको इसका जवाब पता है? तो विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो यह चीन है। चीन जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन दीनबंधु के नाम से जाना जाता है? ए ओ होम, चित्तरंजन दास, CF एंड्रयूस, महात्मा गांधी। तो दीनबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो CF एंड्रयूस जो है दीनबंधु के नाम से जाना जाते हैं। एंड देशबंधु पूछा जाए तो चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से कौन सी घटना घटित होती है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से कौन सी घटना घटित होती है? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की मुद्रा क्या है? दिनार, डॉलर, पाउंड, स्टर्लिंग या यूरो? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, चलिए इसके पहले यह टेस्ट शायद मैंने पहले करा दिया था, बट मुझे याद शायद नहीं पड़ा था। बट जब क्वेश्चन लास्ट का क्वेश्चन देखा तो लगा हाँ यह टेस्ट मैंने पहले करा दिया था। तो आपका स्कोर इसमें अच्छा रहना चाहिए। एक तरीके से आपका यह रिवीजन हो गया, बट इसमें आपका स्कोर यदि मैंने यह टेस्ट ऑलरेडी करवा दिया है पहले कभी, तो इसमें आपका स्कोर अच्छा रहना चाहिए। ये नहीं कि आप 15 में 25 में आप 17, 18, 20 पा रहे हैं तो नहीं चलेगा। यह टेस्ट मैंने पहले भी कराया। यदि आप लोगों ने दूसरी बार देखा है तो आपका 24 मार्क्स आना चाहिए, 23 से 24 मार्क्स आना चाहिए। इसका मतलब आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं यदि आपका इतना मार्क्स नहीं आता है तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति द्वारा। शायद यह टेस्ट मैंने पहले कराया था, तब भी यदि आपका स्कोर इसमें 23-24 नहीं आता, यदि आप दोबारा टेस्ट दे रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी है। जो क्वेश्चंस आप एक बार देख रहे हैं उसको यदि आप थोड़ा सा भी नहीं उसके ऊपर सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, यदि कहीं नहीं लिख रहे हैं तो यह आपकी गलती है। 25 में जितना क्वेश्चन आपसे गलत होता है उस क्वेश्चन का कम से कम आंसर एक कॉपी में लिखते चलिए। यदि आपको वही क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, बाकी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं था, तो जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसको एक अलग पन्ने में लिख लीजिए, तो आपको कभी भूलिएगा नहीं। यही बात है मेरा। तब तक के लिए जय हिंद।